दोस्तों, संजय खान केमिस्ट्री क्लास में आपका फिर से स्वागत है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक और नए पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे चालकता व मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं चालकता। चालकता का मतलब होता है किसी विलयन में, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता चालकता कहलाती है। इसे हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा के की तरह बनता है, कटप्पा नहीं भैया, कप्पा। इसे हम कप्पा की से प्रदर्शित करते हैं। मोलर चालकता हम डिस्कस कर चुके हैं, इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। अब चालकता व मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। तो हम जानते हैं किसी भी विलयन में, कोई भी विलयन हो, किसी विद्युत अपघट्य का विलयन हो, मान लो किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन में, विद्युत अपघट्य क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो जलीय या गलन की अवस्था में जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। यदि हम इन पदार्थों को पानी में डालते हैं तो ये आयनों में टूट जाते हैं, धन आयनों और ऋण आयनों में टूट जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य का यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है NaCl। जब हम NaCl को पानी में डालेंगे तो यह Na+ और Cl- में टूट जाएगा। किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो होता है मुक्त आवेश के द्वारा। ये बात हमेशा ध्यान रखना आप सब लोग कि किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है? मुक्त आवेश के द्वारा। अब हमें पढ़ना है चालकता व मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। तो हम लोग जानते हैं सांद्रता क्या होती है। सांद्रता हम लोग जानते हैं, सांद्रता का मतलब होता है किसी विलयन में विलय की मात्रा कितनी घुली हुई है। सांद्रता का मतलब होता है किसी विलयन में विलय की मात्रा कितनी घुली हुई। या हम बात करें कि एक निश्चित विलयन ले लें, एक निश्चित विलायक ले लें और उसमें विलय की मात्रा हम अलग अलग घोलें तो उसकी सांद्रताओं में अंतर आएगा। यदि किसी निश्चित विलायक में विलय की मात्रा अधिक घुली है तो इसकी सांद्रता अधिक होगी। यदि किसी निश्चित विलायक में विलय की मात्रा कम घुली है तो उसकी सांद्रता कम होगी। सांद्रता का मतलब यदि हमने 1 लीटर पानी ले लिया और 1 लीटर पानी में हमने 20 ग्राम शक्कर घोल दी तो कम मीठा होगा, यानी विलयन पतला भी हो सकता है। 1 लीटर पानी में यदि हमने 20 ग्राम शक्कर घोल दी तो विलयन पतला होगा और कम मीठा भी होगा, यानी इसकी सांद्रता कम होगी। और यही काम हम 1 लीटर पानी में 200 ग्राम शक्कर घोल दें तो विलयन गाढ़ा हो जाएगा और ज़्यादा मीठा हो जाए, यानी इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। सांद्रता का सीधा सीधा तात्पर्य है गाढ़े होने से। हम किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की सांद्रता बढ़ा रहे हैं। सांद्रता बढ़ाने से प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। आयनों की संख्या अधिक होगी। यदि हम किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में सांद्रता बढ़ा रहे तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या कैसी हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, यानी मुक्त आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। अब किसी विलयन में, विद्युत अपघट्य के विलयन में यदि आयनों की संख्या बढ़ गई तो ज़्यादा मात्रा में आयन एनोड से कैथोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर गति करने लगेंगे, जिससे विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। हमारा कहने का तात्पर्य है यदि किसी विलयन में मुक्त आयनों की संख्या बढ़ गई तो उस विलयन की चालकता भी बढ़ जाती है, उसकी चालकता भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं किसी विलयन की सांद्रता कैसे बढ़ती है। तो हम आपकी बात बता चुके, किसी विलयन की सांद्रता उसका आयतन कम करने से बढ़ती है। यदि हम किसी विलयन का आयतन कम कर दें
और विलेय की मात्रा बढ़ाते हैं, यानी विलायक की मात्रा कम करते जाएं और विलेय की मात्रा बढ़ाते जाएं, यानी उसका आयतन कम करते जाएं तो सांद्रता बढ़ जाएगी। सांद्रता बढ़ने से विलयन में प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या बढ़ जाएगी और मुक्त आयनों की संख्या बढ़ने से अधिक मात्रा में आयन एनोड से कैथोड की और कैथोड से एनोड की ओर गति करने लगेंगे, जिससे विद्युत विलयन में विद्युत धारा की मात्रा बढ़ जाएगी और विद्युत धारा की मात्रा बढ़ने से चालकता बढ़ जाएगी। इसका यदि हम आयतन बढ़ाएं तो आयतन बढ़ाने से क्या होगा, सांद्रता कम होगी। मान लो 1 लीटर पानी था, उसमें 50 ग्राम शक्कर घुली थी, अब हम वो पानी 1 लीटर से 10 लीटर कर रहे हैं और शक्कर 50 ही ग्राम कर रहा है, तो उसकी सांद्रता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि विलयन कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, सांद्रता कम हो जाएगी। सांद्रता कम होने से प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या कम होगी। प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या कम होगी, इसका मतलब कम आवेश एनोड से कैथोड की या कैथोड से एनोड की ओर गति करेंगे, जिससे विद्युत धारा भी कम प्रवाहित होगी, जिससे चालकता का मान घट जाएगा। ये तो हो गई सांद्रता और चालकता में संबंध। एक छोटा सा फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, मोलर चालकता बराबर होता है कप्पा गुणे आयतन। अब यहां ध्यान से देखना, फॉर्मूला है मोलर चालकता बराबर कप्पा गुणे आयतन। इस सूत्र से आप ध्यानपूर्वक देखना, इस सूत्र को, सूत्र से हमें मोलर चालकता का मान 2 राशियों पर निर्भर कर रहा है, एक तो आपकी चालकता पर और एक आयतन पर। यहाँ देखना, यहाँ चालकता बढ़ रही है, आयतन कम हो रहा है, यहाँ चालकता कम हो रही है, आयतन बढ़ रहा है। यानी इस सूत्र में जो 2 राशियां हैं, यानी चालकता और आयतन, जिस पर मोलर चालकता निर्भर कर रही है, इन दोनों राशियों में एक राशि बढ़ रही है, दूसरी राशि कम हो। मोलर चालकता का मान चालकता और आयतन पर निर्भर कर रहा है। जब भी कभी ऐसी स्थिति बने कि एक राशि बढ़ रही हो, दूसरी राशि घट रही हो और इन दोनों राशियों पर किसी कोई अन्य तीसरी राशि निर्भर कर रही हो, तो हम यह देखेंगे कि इन दोनों राशियों में से कौन प्रभावी हो। इसका देखने के लिए हमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जब हम चालकता पढ़ा रहे थे तो आयतन कम हो रहा था, जब हमने प्रैक्टिकली देखा तो चालकता बढ़ तो रही थी लेकिन उतनी नहीं बढ़ रही थी जितना आयतन कम हो रहा था। कहने का तात्पर्य है, यदि चालकता 2 गुने से बढ़ रही है तो आयतन 10 से 12 गुना कम हो रहा है। यहाँ चालकता यदि हम कम करें तो आयतन बढ़ेगा, तो चालकता उतनी नहीं कम हो रही है जितनी कि आयतन बढ़ रहा है। यदि चालकता 2 गुणों से कम हो रही है, 2 गुने से कम हो रही, तो आयतन 10 या 12 गुने से बढ़ रहा है। तो इनसे स्पष्ट हुआ, प्रैक्टिकल से स्पष्ट हुआ कि चालकता और आयतन में आयतन कैसा है, प्रभावी है, आयतन इफेक्टिव है। यानी हम कह सकते हैं मोलर चालकता का मान चालकता पर निर्भर नहीं करके किस पर निर्भर करेगा, आयतन पर। मोलर चालकता का मान आयतन पर निर्भर करेगा तो हम कह सकते हैं यदि मोलर चालकता जब बढ़ेगी जब आयतन बढ़ेगा, और मोलर चालकता जब कम होगी जब आयतन कम होगा। ये बात क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, इसे आप फिर से ध्यान से पूर्वक देख लें। एक बार फिर बताते हैं, किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में जो धारा प्रवाहित होती है वो मुक्त आवेश के कारण होती है। यदि हम सांद्रता बढ़ाएंगे किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। मुक्त आयनों की संख्या बढ़ने से अधिक मात्रा में आवेश एनोड से कैथोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर गति करने लगेंगे, जिससे विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा, यानी चालकता बढ़ जाएगी। सांद्रता कैसे बढ़ती है, आयतन कम होने से, हम बता चुके हैं। अब ऐसे देखें, यदि सांद्रता कम होगी तो आयनों की संख्या कम होगी, आयनों की संख्या कम होने से चालकता
कम होगी। सांद्रता कैसे कम होगी? जब आयतन बढ़ेगा। हमारे पास फार्मूला होता है मोलर चालकता बराबर चालकता गुणे आयतन, यानी मोलर चालकता का मान इन दोनों राशियों पर निर्भर कर रहा है। इन दोनों राशियों में से आयतन प्रभावी यानी मोलर चालकता आयतन पर निर्भर करेगी। जहाँ आयतन बढ़ेगा वहाँ मोलर चालकता बढ़ेगी, जहाँ आयतन कम होगा वहाँ मोलर चालकता कम होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखें आप लोग। अनंत मूलर चालकता। अनंत मूलर चालकता, इसका एक और नाम है अनंत तनुता पर मूलर चालकता। इस हेडिंग को सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि क्लास 12 की जो बुकें यूपी बोर्ड प्रोवाइड करता है उन बुकों में अनंत मूलर चालकता या अनंत तनुता पर मूलर चालकता के बारे में कोई डिस्कस नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस पर कन्फ्यूज रहते हैं कि अनंत तनुता पर मूलर चालकता होती क्या है, कैसे इसे हम डिफाइन करें। क्या करते हैं टीचर लोग जो पढ़ाते हैं, ये रटवा देते हैं बच्चों को, यानी याद कर लें आप अनंत तनुता पर मूलर चालकता। तो बच्चे जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या थ्योरी याद करते हैं तो इसे याद कर लेते हैं अनंत तनुता पर मूलर चालकता, लेकिन ये नहीं पता होता है किसी बच्चों को ये आती कहाँ से है और कैसे इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी इस हेडिंग को, इस टॉपिक को ध्यान से सुने। क्या होता है अनंत मूलर चालकता या अनंत तनुता पर मूलर चालकता? ध्यान से देखना। मूलर चालकता के अधिकतम मान को अनंत मूलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम अनंत, लैम्डा एम बता चुके, ये लैम्डा कैपिटल है। जो अपन तरंग दैर्ध्य के लिए लैम्डा यूज करते हैं वो स्मॉल लैम्डा होता है। लैम्डा एम अनंत से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। मूलर चालकता के अधिकतम मान को हम अनंत मूलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम अनंत से प्रदर्शित करते हैं। ये ज्ञात कैसे होती है हम आपको बता चुके हैं, इसी वीडियो में बता चुके हैं कि आयतन बढ़ाने से सांद्रता कम होती है, यानी कंसंट्रेशन कैसी होती है? कम होती है। आयतन बढ़ाने से सांद्रता कम होती है और मूलर चालकता का मान बढ़ता है। आयतन बढ़ाने से सांद्रता कम होती है और मूलर चालकता का मान बढ़ता है। हम आयतन इनफाइनाइट कर रहे हैं। हम आयतन कितना कर रहे हैं? इनफाइनाइट, यानी आयतन हम अनंत कर रहे हैं। तो सांद्रता कितनी होगी? कम माने शून्य हो जाएगी, सांद्रता शून्य हो जाएगी। और मूलर चालकता का जो मान है वो हमें कैसा प्राप्त होगा? मैक्सिमम। एक बार फिर से ध्यान से देखें सभी विद्यार्थी, हम इसी वीडियो में बता चुके हैं कि आयतन बढ़ाने से सांद्रता कम होती है और आयतन बढ़ाने से मूलर चालकता बढ़ती है। यदि हम आयतन अनंत कर दें, इनफाइनाइट कर दें, तो सांद्रता कम कितनी होगी? 0 हो जाएगी और मूलर चालकता का मान कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब आयतन अनंत होता है, जब आयतन कितना होता है? अनंत होता है, इस स्थिति में जो लैम्डा एम होता है, मूलर चालकता होती है, उसे कह सकते हैं हम अनंत मूलर चालकता। आयतन या तो अनंत हो या सांद्रता शून्य हो।
आयतन या तो अनंत हो या सांद्रता शून्य हो। इस स्थिति में हम कह सकते हैं जो मोलर चालकता होती है उसका हमें कैसा मान प्राप्त होता है, अधिकतम मान प्राप्त होता है। यानी हम मोलर चालकता को अनंत मोलर चालकता कह सकते हैं। अब हम अनंत मोलर चालकता को प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रबल विद्युत अपघट्ट की, फिर बात करेंगे हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट की। तो सबसे पहले देखें भैया प्रबल विद्युत अपघट्ट। प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए लैम्डा एम अनंत। प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए लैम्डा एम अनंत यानी अनंत मोलर चालकता। प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, वे पदार्थ जो किसी विलयन में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित हो जाते हैं उन पदार्थों को हम प्रबल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। इसका हम एग्जाम्पल लें तो इसका एक एग्जाम्पल हुआ, मान लो सपोज करो KCl। KCl एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है। हमें प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए लैम्डा एम अनंत का मान निर्धारित करना है, यानी मान की हमें गणना करनी है। तो इसके मान की गणना करने के लिए हम एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे। ध्यान से देखना ये ग्राफ, ये प्रैक्टिकली है, आपको केवल याद करना है। हम जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ दो राशियों के बीच में पुट होता है, दो राशियों के बीच में बनाया जाता है ग्राफ लैम्डा एम और सांद्रता के वर्गमूल के बीच में बनेगा, यानी लैम्डा एम और सांद्रता के वर्गमूल के बीच में बढ़ेगा। और हम बता चुके हैं जैसे जैसे हम सांद्रता का मान बढ़ाते जाएंगे यानी मोलर चालकता का मान घटता जाएगा। मान लो सांद्रता यहाँ है, सांद्रता का मान ज़्यादा है तो मोलर चालकता का मान कैसा होगा, कम होगा। अब हम सांद्रता का मान कम कर रहे हैं, सांद्रता का मान C का मान कम कर रहे हैं, C का मान कम करने से √C का मान भी कम होगा। जब हम सांद्रता का मान कम करेंगे यानी C की वैल्यू कम करेंगे तो √C की वैल्यू भी कैसी होगी, कम होगी। जब √C की वैल्यू कम होगी, सांद्रता कम होगी तो मोलर चालकता बढ़ेगी। इसके लिए भैया एक पॉइंट यहाँ आया, यानी हमने कम किया तो मोलर चालकता बढ़ गई, फिर हमने कम किया तो मोलर चालकता बढ़ गई, फिर हमने कम किया मोलर चालकता बढ़ गई। यदि हम इन पॉइंटों इन बिंदुओं पर हम ग्राफ खींचें तो हमें ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक, हमें क्या निकालना है, लैम्डा एम अनंत की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा एम अनंत की वैल्यू निकालनी, ये कैसे निकलेगा, जब सांद्रता शून्य हो जाएगी। तो सांद्रता कहाँ शून्य होगी, इस पॉइंट पर सांद्रता शून्य होगी, इस पॉइंट पर सांद्रता शून्य होगी, स्ट्रेट लाइन। इसे हम वही लेखन करेंगे, वही लेखन करने से लैम्डा एम का मान यहाँ निकलेगा। कैसे निकलेगा, ये वही लेखन, यानी सांद्रता जैसे ही शून्य हो जाएगी तो लैम्डा एम का मान यहाँ निकल आएगा। इसे निकालने की हम एक फार्मूला भी याद रखते हैं, लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम अनंत माइनस A√C। इस फार्मूले के द्वारा हम प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए अनंत मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं। यहाँ लैम्डा एम अनंत अनंत मोलर चालकता, ये नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, घबराना नहीं, ये कांस्टेंट होता है। √C सांद्रता है, लैम्डा एम मोलर चालकता है। ये बात क्लियर, ये प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए होगा। ऐसे देखेंगे हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए। दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए देखें, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, वे पदार्थ जो किसी विलयन में कम मात्रा में आयनित या वियोजित होते हैं उन्हें हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए हमें
लैम्डा एम अनंत की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा एम अनंत की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक दुर्बल विद्युत अपघट लेते हैं और वो लेते हैं हम CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। इसके लिए हम भैया ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ भी दो राशियों के बीच बनेगा, लैम्डा एम और √C के बीच। जब हम ग्राफ बनाएंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे तो वो ये क्या है, सांद्रता हम जैसे जैसे कम करेंगे लैम्डा एम का मान बढ़ता जाएगा और लैम्डा एम का मान हमें अधिकतम प्राप्त करना है, क्योंकि अधिकतम मूलर चालकता को हम अनंत मूलर चालकता कहते हैं। तो सांद्रता हमने यहाँ थी तो मूलर चालकता कम थी, जैसे ही सांद्रता हमने कम की मूलर चालकता बढ़ गई, हमने सांद्रता और कम की मूलर चालकता बढ़ गई, हमने सांद्रता और कम की मूलर चालकता बढ़ गई। इन बिंदुओं को हम मिलाएंगे, इन बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक कर्व प्राप्त होगा, एक हमें वक्र प्राप्त होगा, एक हमें वक्र प्राप्त हुआ। हमें अब अनंत मूलर चालकता निकालनी है, तो अनंत मूलर चालकता कब निकालेंगे, जब हम सांद्रता की वैल्यू कैसी कर देंगे, शून्य कर देंगे। यानी जब हम यहाँ सांद्रता की वैल्यू शून्य करेंगे तो यहाँ कहीं इस लाइन में, इस पाई एक्सिस पे, इस मूलर चालकता की लाइन पे कहीं हमें वैल्यू प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जो ये लाइन है ये वक्र के रूप में है। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि वही लेखन के द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट के लिए लैम्डा एम अनंत का मान ज्ञात नहीं कर सकते। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम कोलराउस के नियम का प्रयोग करेंगे। यानी इसमें हम दुर्बल विद्युत अपघट के लिए लैम्डा एम अनंत का मान ज्ञात करने के लिए हम कोलराउस के नियम का प्रयोग करेंगे, जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोलराउस का नियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम कोलराउस के नियम के द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट के लिए लैम्डा एम अनंत का मान निर्धारित करेंगे।